वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने लॉ फाउंडेशन बैच में, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको क्या कहते हैं, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर दिया गया है। और क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारे ऊपर बाउंसर ना पड़े। तो हम लोगों ने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले क्या पढ़ा कि एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सेक्शन 182 में हमने पढ़ा कि एजेंट कौन होता है और उनका प्रिंसिपल कौन होता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 11 का क्या रोल है जब हम एजेंसी की बात करते हैं, मतलब कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना, उनका कॉम्पिटेंट होना यानी कि उनको साउंड माइंड का होना, उनको 18 साल से ऊपर का होना, और उनको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना होना जरूरी है जब किसी को एक प्रिंसिपल बनना है या किसी को एक एजेंट बनना है। उसके बाद हमने बात ये करी कि जो सेक्शन नंबर 10 में आपने इसेंशियल्स पढ़े थे ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनका होना बहुत जरूरी है जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। क्योंकि ध्यान में क्या रखें कि ये जो एजेंसी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये आखिर में है क्या, ये आखिर में है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ही। इसीलिए क्या जरूरी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होना जरूरी है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि सेक्शन 10 के कौन से एसेंशियल फीचर्स होते हैं, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने में क्या क्या एसेंशियल फीचर्स का होना जरूरी है, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन करी कि जो आपकी अथॉरिटी है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। इसके बाद हम लोगों ने सब एजेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि जब एक एजेंट अपने अंदर, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, जब ये एजेंट अपने अंदर एक और सब एजेंट को रख लेता है तो ये परमिसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए कि प्रिंसिपल अग्री कर जाता है, ट्रेड कस्टम्स ऐसे हैं, या फिर बिजनेस का नेचर इस प्रकार का है, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो सब एजेंसी अलाउड होती है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, और सेक्शन 194 पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, वर्सेस हमने पढ़ा सब एजेंट क्या होता है। तो हम लोगों ने इनका डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रैटिफिकेशन का। रैटिफिकेशन से पहले हमने ये भी पढ़ा था कि एजेंसी को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी को हम लोगों ने पढ़ा, और हमने देखा बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि आप एक एजेंसी को क्रिएट कर सकते हो। उसी में से एक तरीका है रैटिफिकेशन, जहां पे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन पढ़ा, समझा कि रैटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकती है, यानी कि मेरे कंडक्ट के द्वारा भी हो सकती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्या इफेक्ट होगा रैटिफिकेशन का जब एक एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बट प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है, तो प्रिंसिपल बाद में जाके उसको रैटिफाई कर सकता है। बट प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है कि वो रैटिफाई करे या फिर इसको रिजेक्ट कर दे। तो ये दोनों ऑप्शंस है हमारे प्रिंसिपल के पास कि वो कर सकते हैं। रैटिफिकेशन के टाइम पे जरूरी है कि प्रिंसिपल को आप मटेरियल फैक्ट्स की इंटायर नॉलेज दो, सारी की सारी बात आप उसको बता दो कि हाँ जी भाई साहब देखो ऐसी ऐसी बात है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको रैटिफाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो आपको सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन उसको देनी जरूरी है। और जब रैटिफिकेशन होगी तो रैटिफिकेशन किस प्रकार से होगी, पूरी इंटायर ट्रांजैक्शन की होगी, एक चीज की नहीं हो सकती। रैटिफिकेशन के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसको हम बोलते हैं रेवोकेशन। बेसिकली सेक्शन 201 में हमने क्या पढ़ा कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, और इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा करी कि टर्मिनेशन पार्टीज के द्वारा भी हो सकता है, जहां पे पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से कहती हैं कि हाँ जी ओके बाय बाय गुड बाय, नाउ आई डू नॉट वांट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, तो म्यूचुअली अग्री कर लिया दोनों ने, हम बाय बाय बोलना चाहते हैं। या फिर प्रिंसिपल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकता है, या फिर एजेंट टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा तरीका होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे आपके प्रिंसिपल या फिर एजेंट में से किसी की डेथ हो जाती है या कोई अनसाउंड हो जाता है, या फिर इन दोनों में से कोई बंदा इनसेन हो जाता है, या फिर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो हमारा प्रिंसिपल है उस वो एलियन एनिमी बन जाता है। या फिर सेक्शन 56 वाला कॉन्सेप्ट जहां पे हमने क्या पढ़ा था, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस चीज को लेके मैंने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बनाया था वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर आपका
टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सेक्शन 201 को हमने डिटेल में पढ़ा और इसी के रिलेटेड सारे सेक्शंस को पढ़ा, जहां पे हमने क्या पढ़ा कि आपको नोटिस ऑफ रेवोकेशन देना जरूरी है। रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट होता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो क्या पढ़ा कि आपको रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह एक नोटिस देना जरूरी है। अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक जब कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर क्या होंगे, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। और सेक्शन 37 को याद करो, जहां पे हमने ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज पढ़ा था, जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑब्लिगेशन होती है तो क्या जरूरी होता है कि एक दूसरे के प्रति राइट्स एंड ड्यूटीज हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक एजेंट जो होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि एजेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। अब बात करते हैं कि किन सब के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो, आपका पीटी या फिर मेंस का पेपर आने वाला है, तो आप मान लो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत रेलेवेंट है कि एजेंसी में क्या क्या होता है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आप स्लैट आइलेट कोई भी पेपर देने वाले हो और अपने एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो भी जरूरी है कि आपको एजेंसी के बारे में एक फेयर आइडिया हो। अगर आप एक एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए भी ये पॉइंट रेलेवेंट रहने वाला है। अब पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, ठीक है। बट इससे पहले कि हम पढ़ें ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, हम लोग एक रिकैप करेंगे कि पिछली क्लासेस में क्या क्या हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने राइट्स ऑफ एन एजेंट में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एक एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जब हमारी सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बहुत जरूरी क्या है कि आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो। हर एक बंदा अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है दूसरे बंदे को टू द सेकंड पर्सन, जिससे कि वो जो सेकंड पर्सन है उसके बिहाफ पे लोगों के साथ क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और ये जो फर्स्ट पर्सन है, जो ये प्रिंसिपल है, जो डेलीगेट कर रहा है सेकंड पर्सन को अथॉरिटी, ये जो एजेंट को अथॉरिटी दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसको प्रॉमिस करता है कि मैं इंडेमनिफाई करूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। तो जो एजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट माना जाता है। सेक्शन 182 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इस एजेंट के कुछ होते हैं राइट्स। वो कौन से राइट्स हैं, वो राइट्स हैं सबसे पहला रिटेनर का, कि वो किसी भी गुड्स को रिटेन कर सकता है, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेम्यूनरेशन का, कि उसको कुछ पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कॉम्पनसेशन का, अगर उसका कोई भी नुकसान हुआ है तो प्रिंसिपल को उसको कॉम्पनसेट करना है। लियन का राइट होता है, अगर उसका कोई भी पैसा नहीं दिया हुआ है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को विदहोल्ड कर सकता है। और इंडेमनिफिकेशन का राइट होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जहां पे हम रिटेनर की बात करते हैं तो रिटेनर का राइट सेक्शन 217 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 217 के अंदर हमने ये पढ़ा कि आप किसी भी गुड्स को आप रिटेन कर सकते हो। यू कैन रिटेन दीज गुड्स। क्यों रिटेन कर सकते हो, अगर कोई भी सम आपको रिसीव हुआ है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे हुआ है, तो आप इसको विदहोल्ड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो और प्रिंसिपल को क्या बोल सकते हो, मेरे ड्यूज को, मेरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर कर, ठीक है। 217 में हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने लीबॉक सिंडिकेट वर्सेस फिनले फ्लेमिंग का केस पढ़ा, जो एक एवोल्यूशनरी केस माना जाता है इस राइट ऑफ रिटेनर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने हैमंड्स वर्सेस बार्कले का केस पढ़ा। एंड उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट राइट पढ़ा जो था रेम्यूनरेशन का राइट। तो बेसिकली अगर जो एजेंट है वो आपके लिए क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको आपको कुछ कंसिडरेशन वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री में तो काम कर नहीं रहा, वो ग्रेटिट्यूड सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हमारा सेक्शन 219 क्या कहता है कि एजेंट एंटाइटल्ड है कि उसको आप क्या दो, रेम्यूनरेशन दो, प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन दे, क्योंकि वो आपके बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, वो आपके बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने नेक्स्ट राइट पढ़ा जो होता है सेक्शन 220 के अंदर, क्या कि एजेंट को क्या नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर वो क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है। तो
अगर वो मिसकंडक्ट करता है, अगर वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर वो कोई फ्रॉड करता है, अगर वो कोई ब्रीच करता है, अगर वो कोई भी हेरा फेरी करता है, तो उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. दैट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन. इसी में हमने खुर्शीद आलम का केस पढ़ा और वहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बंदा ब्रोकर बन रहा है और इवन इफ वो अपने सिबलिंग को प्रॉपर्टी बेच देता है, डज नॉट मैटर, दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू द कमीशन और दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू द रेम्यूनरेशन. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, राइट टू लियन पढ़ा. तो लियन का क्या राइट होता है, लियन का मतलब होता है कि आपके पास राइट है, आप किसी की प्रॉपर्टी को विदहोल्ड कर सकते हो जब तक वो आपके क्लियर ना कर दे ड्यूज, जब तक वो आपके ड्यूज क्लियर ना करते. तो सेक्शन 221 में हमने क्या पढ़ा कि राइट ऑफ लियन दिया गया है हमारे एजेंट को ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी. ठीक है, ये पढ़ा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है जब आपको राइट टू लियन को एक्सरसाइज करना है. जैसे कि कॉम्पनसेशन ऑफ मनी जो एजेंट सीक कर रहा है वो लॉफुल होनी चाहिए. तो क्या कंडीशन है, लॉफुल जरूरी है. जो भी पैसा वो मांग रहा है वो लॉफुल होना चाहिए. एजेंट को जो प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो बिलोंग करनी चाहिए किसको, प्रिंसिपल को बिलोंग करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट हमने ये भी किया कि ये देखना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी उसके पास आई है वो कब आई है, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग ही आई है. ठीक है, उसके बाद आपको ये भी देखना जरूरी है कि जिस तरीके से पोजेशन मिला है वो लॉफुल पोजेशन होना चाहिए. तो बेसिकली जब एजेंट के पास पोजेशन आया है किसी प्रॉपर्टी का तो वो लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, वो इलीगल या अनलॉफुल पोजेशन नहीं होना चाहिए. तो सेक्शन 221 ये कहता है कि जो राइट ऑफ लियन है ना, राइट ऑफ लियन प्रोवाइड है एजेंट को कॉरेस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर लियन ओनली, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक लियन ओनली एंड नॉट जनरल लियन. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि एजेंट के पास एक और राइट है कि उसको इंडेमनीफाई करा जाना चाहिए, राइट टू इंडेमनीफाई. तो बेसिकली अगर कोई नुकसान हो जाता है, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो एजेंट को इंडेमनीफाई करे, उसकी भरपाई वो करे. तो कोई भी लॉफुल एक्ट जो हमारा एजेंट कर रहा है और किसके बिहाफ पे कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, और उसको करते करते अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसको इंडेमनीफाई भी करना पड़ेगा. सेक्शन 222 पढ़ा, सेक्शन 223 पढ़ा. इसी के केस में राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन गुड फेथ में होना चाहिए और बैड फेथ में नहीं होना चाहिए. कॉम्पनसेशन का भी राइट है हमारे एजेंट को. अगर कोई भी काम करते करते उसको कोई लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको राइट है कि वो सामने वाले से क्या मांग सकता है, कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है. अगर प्रिंसिपल उसको कॉम्पनसेशन नहीं देता है तो वो राइट टू लियन, राइट टू आपका रिटेनरशिप को एक्सरसाइज कर सकता है. ये सब कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा और एक बहुत फेयर अंडरस्टैंडिंग ली कि एक्चुअली में क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं हमारे एजेंट के पास. अब आपको क्या ध्यान देना है कि जब आपके पास राइट्स हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी तो होंगी. तो हमारे एजेंट के पास कुछ ड्यूटीज भी हैं परफॉर्म करने के लिए. आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. तो सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है. एजेंट की ये ड्यूटी है कि उसको प्रिंसिपल के साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना है. तो बेसिकली जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है और वही एजेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, वहां पे बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं लाना है. तो एजेंट को ऐसा कोई काम नहीं करना अलाउड जो कि रिजल्ट करेगा कन्फ्लिक्ट के बीच में, इंटरेस्ट और उनके जो इंटरेस्ट है आपस में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट करेगा. तो सेक्शन 215 और 216 इसी बात में डील करते हैं. 215 क्या कहता है कि प्रिंसिपल का राइट है कि जब एजेंट डील कर रहा है उसके अकाउंट्स को इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट, तो एज पर दिस सेक्शन एजेंट अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल या फिर विदाउट गिविंग फुल इंफॉर्मेशन और प्लेस बाय डिसऑनेस्ट एक्ट, अगर डिसऑनेस्टली एक्ट करता है तो प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है अगर उसको लगता है कि जो एजेंट है वो कुछ घपला कर रहा है, उसके कंसेंट के बिना काम कर रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, एनिमस मैलिस के साथ, गिल्टी माइंड के साथ काम कर रहा है. तो प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है अगर उसको लगता है कि कोई भी डिसऑनेस्ट एक्ट हो रहा है या कोई भी चीटिंग हो रही है एजेंट के द्वारा.
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, राम जो है वो प्रिंसिपल है और डायरेक्ट करता है श्याम को, उसके एजेंट को, कि तुम प्रॉपर्टी को बेचो। श्याम जो एजेंट है वो परचेज करता है राम की प्रॉपर्टी अपने ही नाम में, अपने लिए ही परचेज करता है, बट इन नेम ऑफ रावण। इस सिचुएशन में राम को पता चल जाता है कि ये एक चीटिंग हो रही है, डिसऑनेस्ट एक्ट हो रहा है, जहां पे श्याम उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो प्रिंसिपल जो है राम जो है वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। Bulton Brothers and Company Limited versus New Victoria Mills Company Limited, very important case for your paper point of view. इस केस में एजेंट फेल कर जाता है टू शेयर सम ऑफ द क्रूशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन विद द प्रिंसिपल। तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल को सारी वाइटल इंफॉर्मेशन बताए, बट यहाँ पे एजेंट फेल कर जाता है और कुछ क्रूशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो अपने प्रिंसिपल को नहीं बताता, जिसके कारण एजेंट एक डील के अंदर एंटर करता है विद थर्ड पार्टी इसी इंफॉर्मेशन को लेके। कोर्ट ने क्या बोला कि इफ द एजेंट डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली एंड कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर हिज प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के पास सारा राइट है कि वो क्या करे, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और सारा का सारा बेनिफिट जो है वो प्रिंसिपल एजेंट से ले सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मानो कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, इसने एजेंट को बोला हुआ है कि आजकल मैंगो का सीजन है तो तुम मैंगो को बेचो 100 रुपए किलो में। अब एजेंट को एक थर्ड पार्टी मिल जाती है जो कह रही है मैं इसको 90 रुपए किलो में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो एजेंट कहता है मेरा प्रिंसिपल तो मानेगा नहीं, चलो मेरे साथ ही डीलिंग कर लो, क्योंकि उसके पास वो प्रिंसिपल वाले मैंगोस पड़े हुए थे, तो मेरे साथ ही डीलिंग कर दो। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट होना शुरू हो गया, और जैसे ही ये कंफ्लिक्ट हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है। एक ऐसी सिमिलर सिचुएशन आई डी बुशे वर्सेस ऑल्ट के केस में। क्या हुआ, इस केस में भी कोर्ट ने अलाउ किया कि जो प्रिंसिपल है वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट कर सकता है। अगर एक एजेंट डिसऑनेस्टली एक्ट करता है, फ्रॉडुलेंटली एक्ट करता है, चीटिंग करता है, तो फिर क्या हो सकता है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है। तो जहां पे एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन टू अपने प्रिंसिपल और इसके कारण किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो गया एजेंट के साथ, तो प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है जब हमारा एजेंट डिसऑनेस्टली एक्ट करता है या फिर एडवांटेज लेता है थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करके। एंड देयर इज अनदर राइट गिवन टू द प्रिंसिपल इन सच अ सिचुएशन, वो क्या है कि वो अपने कंफ्लिक्ट में, ऐसे कंफ्लिक्ट में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो सेक्शन 216 क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय द एजेंट डीलिंग ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई डिसऑनेस्ट एक्ट हो रही है एजेंट के द्वारा और वो एडवांटेज देती है एजेंट को और एक थर्ड पार्टी को, तो प्रिंसिपल के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो इसको क्लेम कर सकता है, इस ट्रांजैक्शन से जो भी एडवांटेज हो रही है, जो भी फायदा हो रहा है, उस पूरी को क्लेम कर सकता है। So this section says कि अगर principal does not repudiate the transaction which involves dishonest act of the agent, principal entitled है कि उसको क्लेम करे कि वो पार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, तो जो भी फायदा हुआ है, जो भी एडवांटेज हुई है, वो इसको पूरी को क्लेम कर सकता है। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें, सेक्शन 216 क्या कहता है कि एजेंट को अलाउड नहीं है कि वो क्या करे, सीक्रेट प्रॉफिट करे, अपनी जेब भारी करे और प्रिंसिपल का नुकसान करे किसी भी डिसऑनेस्ट एक्ट से। अगर वो ऐसा करता है तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शंस हैं, वो क्लेम कर सकता है कि मुझे भी इस प्रॉफिट का पार्ट दो, और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड भी कर सकता है। अब जायसवाल कोल कंपनी वर्सेस फतेहगंज कोऑपरेटिव एमकेटीजी सोसाइटी, इस केस में क्या हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट का चल रहा था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कुछ बेनिफिट उठा लेता है थ्रू फ्रॉडुलेंट मींस, तो बेसिकली अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके वो कुछ फायदा उठा लेता है। इन द प्रेजेंट केस कोर्ट ने क्या बोला कि अगर एजेंट डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली और कोई अनफेयर एडवांटेज उठाता है, प्रॉफिट उठाता है, ट्रू नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को इधर उधर करके, डिसऑनेस्ट एक्ट करके, तो प्रिंसिपल का राइट है कि वो इन सारे बेनिफिट्स को रिकवर कर सकता है फ्रॉम द एजेंट। तो प्रिंसिपल के पास क्या राइट है कि वो सू कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, और जो भी बेनिफिट हमारे एजेंट ने उठाया है, घपला किया है, अनफेयर एडवांटेज उठाई है, फ्रॉडुलेंट मींस अडॉप्ट करे हैं, वो उन सारे पैसों को वापस ले सकता है।
हैरिस ट्रस्टीज लिमिटेड वर्सेस पावर पैकेजिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक और केस है जहां पे आपको यही राइट का और यही ड्यूटी का प्रदर्शन मिलेगा। तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने बोला अगर एजेंट ट्रांसफर करता है कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को और उससे उसको फायदा होता है तो प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है ऐसी ट्रांजैक्शन को और रिकवर कर सकता है जो भी फायदा हुआ है ऐसी ट्रांजैक्शन से। तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो कंप्लाई करे सारे ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट की ये भी ड्यूटी है कि वो कोई कंफ्लिक्ट ना करे इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में भी और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में भी। ठीक है, सेकेंड ड्यूटी क्या है हमारे एजेंट की कि वो मेंटेन करे अकाउंट्स। तो सेक्शन 213 क्या कहती है कि जब आपने एक एजेंट को रखा है जो क्या कर रहा है, कुछ ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो ये कंडक्ट करते करते उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है और फेलियर नहीं करना है, रेंडर करने हैं प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर हिसाब देना पड़ेगा कहाँ पे कितना पैसा खर्चा और कहाँ से कितना पैसा आया। यही बात एस पॉल एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा के केस में लिखी गई थी कि प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है जब एजेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है और जो भी पैसा बकाया बनता है प्रिंसिपल का उसको वो प्रिंसिपल को रेमिट करने पड़ेंगे। ओके, उसको प्रिंसिपल को रेमिट करने पड़ेंगे। यही ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स लाइज ओनली ऑन द एजेंट एंड ये प्रिंसिपल की ड्यूटी नहीं है, ये किसकी ड्यूटी है, एजेंट की है। कोर्ट्स हैव ग्रांटेड कि एजेंट्स के पास इक्विटेबल राइट है ऑफ डिमांडिंग अकाउंट्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस कहां हो सकते हैं, जहां पे अकाउंट्स पोजीशन में है हमारे प्रिंसिपल के। तो वसुधा फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ओरियन मरीन इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एजेंसी लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ, delve deep into the question of source of agent's duty to maintain अकाउंट्स। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ड्यूटी है कि आपको प्रॉपर अकाउंट्स को प्रोवाइड करना है और इंस्पेक्शन भी कर सकता है प्रिंसिपल जब भी उसको लगता है कि कोई हेरफेर हो रही है। और ये कहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस प्रकार की थी, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। बट बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि एज एन एजेंट आपको प्रॉपर अकाउंट्स देने हैं, आपको इंस्पेक्शन का राइट भी देना है प्रिंसिपल को और आपको फेयर एक्ट करना है। ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्पेक्शन इनटू द अकाउंट्स इज नॉट एक्सक्लूडेड इन प्रीसीडिंग ऑब्लिगेशन, इट क्वालिफाइज एन इम्प्लाइड ड्यूटी। तो जहां पे आपको एक फेयर अकाउंट देना है, फेयर पिक्चर देनी है, वहीं पे क्या जरूरी है कि आपकी एक इम्प्लाइड ड्यूटी है कि अगर प्रिंसिपल चाह के इंस्पेक्ट करना चाहता है इन अकाउंट्स को तो आपको उसको भी इंस्पेक्ट करने देना है। तो ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स डू नॉट गेट टर्मिनेटेड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है एजेंसी का तब भी प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। एजेंट की एक और ड्यूटी है कि उसको रीजनेबल केयर करनी है। तो सेक्शन 212 ये कहता है कि उसको ध्यान रखना है, कॉम्पिटेंसी रखनी है और उसको हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। तो कॉमन लॉ क्या मैंडेट करता है कि एजेंट को अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से करना है, अप्रोप्रिएट कॉशन एंड कॉम्पिटेंस के साथ करना है। एजेंट को इन सारी चीजों को नेग्लिजेंटली नहीं करना है, अच्छे तरीके से रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह उसने अपना काम करना है। सेकेंड, एजेंट की एक अगर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, वोकेशन में है, जो अपना काम कर रहा है, एंटिसिपेटेड डिग्री ऑफ केयर और कॉम्पिटेंस जरूरी है जो कि एक एवरेज मेंबर ऑफ अ रिलेटेड प्रोफेशन को होनी चाहिए। बेसिकली उसी की क्वालिफिकेशन के कोई भी आम आदमी को जिस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए एजेंट को भी उसी प्रकार का ध्यान रखना जरूरी है। एजेंट की ऑब्लिगेशन है कि वो एक्सरसाइज करे रीजनेबल डिलीजेंस एंड यूज करे प्रिंसिपल की स्किल और कॉम्पनसेट करे प्रिंसिपल को अगर कोई भी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उसकी गलती से, उसकी केयरलेसनेस से। उसको अपनी डिजायर फॉर स्किल मिसबिहेवियर को ध्यान में रखना है, नेग्लिजेंस नहीं करनी है और उसको कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं करनी है। बेसिकली उसको रीजनेबल केयर रखनी है। कोई भी लॉस होता है अगर किसी भी कारण तो हमारे एजेंट को उस चीज का ध्यान रखना है और प्रिंसिपल को रिएम्बर्स करना है। एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी डायरेक्ट रेपरकशंस होते हैं टू हिज प्रिंसिपल। फॉर इंस्टेंस, इफ एन एजेंट कैन नॉट ट्रांसफर मनी टू प्रिंसिपल इन अ टाइमली फैशन, he may be held responsible for the funds and interest loss, but that is not why
प्रिंसिपल बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है कि एजेंट को, जो एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के, उसकी कैपेबिलिटी के जो बंदा एक नॉर्मल चीज करता है, एजेंट को वही करना है। बेसिकली एजेंट को ध्यान से काम करना है, नेग्लिजेंट नहीं होना है। और अगर कोई भी गलती हो जाती है, नेग्लिजेंस केयरलेसनेस के कारण कोई भी नुकसान हो जाता है, तो एजेंट को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं व्हीलर वर्सेस केपल के केस में। एक रिप्रेजेंटेटिव चूज टू सेल अ होम, he got an offer which immediately conveyed to his director. Later tentatively accepted it under the contract. Agent was then given a better offer that he was unable to pass on to the principal. First offer was finally accepted, unaware of the second. एजेंट रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई भी लॉस हुआ है इन द प्राइस डिफरेंस। तो जहां पे आपको एज एन एजेंट एक घर बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, एक ऑफर आया जो फॉर एग्जाम्पल एक्स करोड़ रुपीज का, दूसरा ऑफर आया x प्लस वाई करोड़ रुपीज का, आपने दूसरा ऑफर बताया ही नहीं प्रिंसिपल को। तो ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ प्राइस है, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? एजेंट करेगा, क्योंकि एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको प्रॉपर प्रूडेंट पर्सन की तरह काम करना है, रीजनेबल पर्सन की तरह काम करना है, और क्या करना है, उसने सब कुछ बताना है हमारे किसको, हमारे प्रिंसिपल को। अब पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल का केस देखते हैं। पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल ने डिफाइन किया कि डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होता है, और एक एजेंट को ऑर्डर किया कि उसको इंश्योर करना है स्पेसिफिक आइटम्स को, कुड नॉट डू सो। आइटम्स गुम गई डॉक में आफ्टर एन एक्सप्लोजन, इवन दो एजेंट हैड सॉर्ट आउट अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि यूजुअल चीज थी, जो भी लॉस हुआ वुड नॉट हैव बीन कवर्ड सिंस द फायर वुड हैव बीन अ फोरसीएबल डेंजर ओइंग टू द एक्सप्लोजन। हाउएवर बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जहां पे उन्होंने अज्यूम किया कि आधे लॉस को हाफ द लॉस फॉर द अनइंश्योर्ड प्रोडक्ट। प्रिंसिपल थस ओनली गॉट हाफ ऑफ व्हाट ही वुड हैव इफ आइटम्स वर इंश्योर्ड। तो प्रिंसिपल को सिर्फ आधा ही पैसा मिला। एजेंट ने आर्ग्यू किया कि डैमेज जो है वो वाज टू फार सिंस पैसेज ऑफ द ऑर्डर कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, बट द मेजोरिटी कंक्लूडेड कि जो लॉस था ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था और एजेंट की केयरलेसनेस के द्वारा ही हुआ है, इसलिए एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। A compensated agent should, under comparable circumstances, operate with care, expertise and attention. तो बेसिकली जो एक अच्छा एजेंट माना जाता है, उसको अपनी ड्यूटी का कैसे पालन करना है, केयर के साथ, एक्सपर्टीज के साथ, अटेंशन के साथ, उसको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। पेड एजेंट जो होता है वो क्या दिखाता है, वो अपनी कॉम्पिटेंस लेवल दिखाता है, और उसको यूजुअल मैनर में उसको क्या देखना है कि अगर कोई भी चीज से उसका फायदा हो सकता है, उसके प्रिंसिपल का फायदा हो सकता है, तो उसको वो चीज करनी है, केयरलेसनेस को उसको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, एक और एजेंट की ड्यूटी है अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सेक्शन 212 क्या कहता है कि एजेंट को अपना जो भी बिजनेस करना है अपने स्किल और केयर के हिसाब से करना है, जो कि एक एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, यूजुअली फॉलोड बाय इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन कंपेरेबल फर्म्स। हिज एक्शंस शुड बी इंप्लीमेंटेड एफिशिएंटली एंड डिलिजेंटली। उसको अपने एक्शंस को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और डिलिजेंटली करना है। बेसिकली इफ ही डज नॉट डू सो, जो प्रिंसिपल है वो अकाउंटेबल होगा फॉर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो भी उसके मिसबिहेवियर से, उसके नेग्लिजेंस से, उसकी केयरलेसनेस से होते हैं। तो इट कैन नॉट बी हेल्ड इनडायरेक्टली या डिस्टिंक्टली लायबल फॉर लॉस, डैमेज फ्रॉम केयरलेसनेस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस या फिर मिसकंडक्ट। मोरओवर अगर एजेंट कंप्लाई करता है सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कि बिजनेस के अंदर है, तो ही विल नॉट बी लायबल फॉर पेइंग द प्रिंसिपल। अब एक ऐसी सिचुएशन लेके समझो जहां पे हमारा जो एजेंट है वो तो सब काम अच्छे से कर रहा है, ड्यूटी ऑफ केयर भी कर रहा है, रीजनेबलनेस भी कर रहा है, केयरलेस भी नहीं है, नेग्लिजेंट भी नहीं है, फिर भी नुकसान हो जाता है, देन ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पे टू द प्रिंसिपल। बट अगर वो नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, वो गलतियां कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो बंदे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, किसको, हमारे प्रिंसिपल को। ठीक है, एविडेंटली हर एक लेवल ऑफ स्किल, केयर और आपको एजेंट को अंडरटेक करना है जो कि उसकी ड्यूटी के साथ रिलेटेड है, नॉट ओनली इन द नेचर ऑफ चेंजेस टू बी मेड, बट इन सारी सर्कमस्टेंसेस में, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में, कस्टम्स में, जो भी उसको लगता है कि उसको अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए केयर और स्किल की जरूरत है, उसको वो सब एक्सरसाइज करनी चाहिए। देयरफॉर जहां पे ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है कि एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होनी चाहिए, एजेंट को इफेक्टिवली कमिट करना चाहिए इसी अपनी नॉलेज और एबिलिटी किसी एक्सपर्ट को। अगर उसको लगता है कि वो चीज उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो उसको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, और उसको कोई भी नुकसान नहीं करना है हमारे
प्रिंसिपल का, ये उसकी ड्यूटी है बेसिकली, उसको अपने मालिक के प्रति, उसको अपने प्रिंसिपल के प्रति हर एक काम करना है जो प्रिंसिपल का फायदा कराए। अगर उसको लगता है कोई ऐसी चीज है जहां पे उसको किसी नॉलेजेबल बंदे की, एक्सपर्ट बंदे की जरूरत है, तो उसको उस एक्सपर्ट की हेल्प भी लेनी है। ऑन द अदर हैंड, अगर एजेंट किसी भी तरीके से दिखा देता है, somehow does not claim to be an expert and knows that nevertheless considers it appropriate, तो एजेंट लाइबल नहीं होगा, लाइबल टू यूज द एक्सपर्ट्स एबिलिटी एंड नॉलेज, अगर एजेंट को खुद ही अपने आप लगता है कि वो केपेबल है। सेक्शन 212 क्या कहता है कि एजेंट ऑब्लाइज्ड है कि उसको ड्यू केयर को करना है इन डिफिकल्टी कॉन्टैक्टिंग द प्रिंसिपल एंड ट्राइंग टू गेट हिज इंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को नहीं ले पा रहा है, तो उसको अपने स्किल और डिलीजेंस को एक्सरसाइज करना है। इफ अ लॉस अकर्स ड्यू टू हिज कंडक्ट, एजेंट इज लायबल फॉर द प्रिंसिपल एज डिटरमाइंड बाय जयाभृति कॉर्पोरेशन वर्सेस एस.वी. पी.एन. राजशेखर नादर केस में यही बात बोली गई थी कि अगर ऐसा नुकसान होता है उसके कंडक्ट के द्वारा, तो एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल के प्रति। एजेंट की ड्यूटी क्या है इंग्लिश लॉ में? इंग्लिश लॉ ऑल्सो कंटिन्यूज द सेम लाइन एंड क्या बोलता है कि एजेंट को ऑफर करना है केयर और कॉम्पिटेंस अपने प्रोफेशन के हिसाब से। अगर एक इंश्योरेंस एजेंट की बात करें एग्जाम्पल लेके, उसको इंश्योर करना है कि यूजुअली जो भी नेसेसरी सेफगार्ड्स होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द कॉन्सेप्ट वर इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। अगर एक लैंड ऑफिसर की बात करें, मस्ट ऑल्सो बी थॉरली एजुकेटेड अबाउट द लैंड लॉज एंड चेक द रेंटर्स सॉल्वेंसी। तो अगर हम एक लैंड ऑफिसर की बात करें जो कि ब्रोकरेज का काम कर रहा है, कमीशन का काम कर रहा है, तो उसको लैंड लॉज के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए और उसको रेंटर की सॉल्वेंसी को भी देखना चाहिए। इंग्लिश लॉ भी ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो वर्क करता है एज एन एजेंट, उसको सफिशिएंट लीगल नॉलेज होना जरूरी है जिससे कि वो अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को बचा सके, सेफगार्ड कर सके। यूएस लॉ क्या कहता है? एजेंट को अपॉइंट किया जाता है, उसको इम्प्लिसिटली अंडरटेक करना है कि वो रीजनेबल एक्सपर्टीज, केयर और एग्जीक्यूशन करते हुए एजेंसी को ये सब कुछ को एक्सरसाइज करे। जनरली एक सर्टेन डिग्री ऑफ नॉलेज, केयर और अटेंशन बहुत जरूरी है जब आप एक एजेंट की नौकरी कर रहे हो, जब आप एक एजेंट बन रहे हो और आपको उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एज अ प्रूडेंट पर्सन आपको अपनी डिग्री ऑफ नॉलेज को यूज करना है, केयर को और अटेंशन को यूज करना है। एक और ड्यूटी है हमारे एजेंट की कि उसको फर्दर डेलीगेट नहीं करनी है अपनी ड्यूटीज को। तो सेक्शन 190 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब एजेंट्स में कि एजेंट को फर्दर डेलीगेट नहीं करना है अपना काम जो उसको सौंपा गया है। एक एजेंट लॉफुली एम्प्लॉय नहीं कर सकता एक सब एजेंट को, बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो वो प्रिंसिपल की परमिशन के साथ सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। तो वाइड स्प्रेड रूल यही है। एक जो हम बात बोलते हैं नॉर्मल प्रचलन क्या है कि एजेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करना है और सारा काम उसको खुद करना है, अपने आप से करना है। बट अगर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस ऐसी है जहां पे जरूरत है, या फिर अगर आप ये बोल सकते हो कि बिजनेस कंडीशंस ऐसी है, बिजनेस का नेचर ऐसा है, ट्रेड कस्टम्स ऐसे हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, इमरजेंसी कंडीशंस हैं, तब वो एक सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। बट बेसिकली एक चीज को आपको समझ के चलना है, जब एक प्रिंसिपल एक एजेंट को क्या करता है, ऑथराइज करता है, तो वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, फेथ करता है उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर। तो हमारे प्रिंसिपल को जो ट्रस्ट किया है उसको एजेंट को धोखा नहीं देना है और उसको अपनी ड्यूटी को फर्दर डेलीगेट नहीं करना है। एजेंट को फर्दर डेलीगेट नहीं करना है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको प्रिंसिपल की परमिशन के साथ ही करना चाहिए, वरना वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होगा एक सब एजेंट का और प्रिंसिपल विल नॉट बी बाउंड बाय सच एक्ट्स। हेंस एजेंट को जनरली इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर किसी को भी डिप्यूट नहीं करना, सब मार्केटर्स को या फिर सब एजेंट को, कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। जहां पे एक एजेंट isn't legal to delegate, वहीं पे एक act of sub agent appointed by the means of an agent will now no longer be a binding act essential। तो बेसिकली अगर वो एक सब एजेंट को अपॉइंट करता है और प्रिंसिपल की परमिशन के बिना करता है, तो क्या होगा, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंसी क्या होगी, सेक्शन 193 यही बात कहता है कि फिर प्रिंसिपल इसके लिए बाउंड नहीं होगा, प्रिंसिपल विल नॉट बी बाउंड। एजेंट को डेलीगेट नहीं करनी है अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर वो करता है तो सेक्शन 193 के तहत प्रिंसिपल विल नॉट बी बाउंड एंड जो थर्ड पर्सन को भी हो रहा है वो भी प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, ये एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बट सेक्शन 192 क्या कहता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट, प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट अगर है तो क्या होगा, प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट अगर है तो फिर कोई बात नहीं, फिर हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ओके,
अब जॉन मैकेन एंड कंपनी वर्सेस पाओ के केस में क्या हुआ, इट हैड बीन लेड डाउन एंड अनलेस ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल, एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक सब एजेंट रख सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर डेलीगेट कर सके। इस केस के दौरान क्या हुआ, another thing which was laid down was that no implied authority might be pleaded, तो आप प्लीड नहीं कर सकते कि आपके पास implied authority थी। इस केस में ये भी बोला गया कि claim of commission presented by the sub agent wasn't accepted as ये inconsistent है, क्योंकि सब एजेंसी अपने आप में वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो सब एजेंट को कोई कमीशन नहीं मिलेगी। क्या बोला गया कि कुछ और सब्सिक्वेंट क्राइटेरियाज है ड्यूरिंग विच ड्यूटीज आर ऑफन डेलीगेटेड बाय एन एजेंट, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जब आपका जो एजेंट है वो अपनी ड्यूटी को फर्दर डेलीगेट करता है एक सब एजेंट को। क्या है, नेचर ऑफ लेबर, अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसा वर्क है कि जरूरी है कि आपको एक सब एजेंट को एम्प्लॉय करना पड़े, तो फिर सब एजेंट एम्प्लॉय कर सकते हो। जैसे कि अगर एक बैंकर है, दिल्ली के अंदर है, हु इज श्योर टू ऑक्शन द लैंड इन चंडीगढ़, he is working as an agent, but thanks to the distance he was alleged to appoint a sub agent for the accomplishment of labor. This made it mandatory कि एक एजेंट को जब आप अपॉइंट करते हो तो एक सब एजेंट तभी अपॉइंट हो सकता है जब आपका प्रिंसिपल अलाउ करे, और यही बात बोली गई सुरिंदर सिंह वर्सेस हरदयाल सिंह के केस में बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब क्या ध्यान रखना है, प्रिंसिपल अलाउ कर सकता है किसी किसी सिचुएशन में कि भाई अपने एजेंट को कि तू सब एजेंट रख ले, और जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो प्रिंसिपल रैटिफाई कर देता है अगर एजेंट ने अनलॉफुल डेलीगेशन करी हो तो क्या जरूरी है, नॉर्मल केस में एक सब एजेंसी अलाउड नहीं है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में एक सब एजेंसी को अलाउ किया जा सकता है। सबसे पहले कब, जब प्रिंसिपल अलाउ करता है इस डेलीगेशन को, या फिर कस्टम या ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि सब डेलीगेशन जरूरी है, या फिर वो जरूरी है एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए, या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, या फिर प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि एजेंट की इंटेंशन है कि वो डेलीगेशन करना चाहता है और वो नो ऑब्जेक्शन दे देता है, या फिर काम मिनिस्टीरियल वर्क है और उसको लगता है कि यहाँ पे सब एजेंसी जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारी ड्यूटी आती है कि आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो आपका प्रिंसिपल देता है या फिर जो कि कस्टम्स के हिसाब से है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कौन सा है, जहां पे एक एजेंट अपॉइंट करता है एक प्रिंसिपल को, तो सॉरी जहां पे एक एजेंट को अपॉइंट किया जाता है एक प्रिंसिपल के द्वारा, तो प्रिंसिपल जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी काम आपको देता है, फुलफिल करना है आपको उसी तरीके से विद ड्यू डिलिजेंस एंड इंटेलिजेंस। तो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, एक वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, जहां पे आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, डोमिनेंस का रिलेशनशिप होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, जहां पे एजेंट ने कोई गलती करी तो प्रिंसिपल विल बी लायबल। तो ऐसे रिलेशनशिप्स जब एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो एजेंट को सारी बातें समझनी है, सुननी है और सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो भी हमारा प्रिंसिपल कह रहा है। तो कुछ ड्यूटीज होती है हमारे एजेंट को, उनमें से सबसे मेजर ड्यूटी है कि उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो भी प्रिंसिपल ने दी है, और यही बात बोली गई है सेक्शन 211 के अंदर कि एजेंट को परफॉर्म करना है और रेगुलेट करना है एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल ओनली। एजेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस बिजनेस को उस तरीके से कंडक्ट करे जैसे कि प्रिंसिपल चाहता है, और अपनी मनमर्जी ना करे, केयरलेसनेस ना करे, नेग्लिजेंस ना करे। बट अगर एजेंट अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करता जो हमारा प्रिंसिपल कहता है, देन एजेंट की लायबिलिटी होगी अगर कोई भी नुकसान होता है, हार्म होता है ड्यू टू द डिसोबीडियंस। तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई किसको करेगा, प्रिंसिपल को करेगा। बट अगर वो इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के बाद भी अगर दो मतलब निकलते हैं बेसिकली, देन एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल से उस क्वेश्चन को पूछेगा। बेसिकली अगर वो उसका काम कर रहा है और उसके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो उसको उससे क्वेश्चन पूछना चाहिए और उसको क्लैरिटी लेनी चाहिए। उसके बाद क्या जरूरी है कि प्रिंसिपल आर्ग्यू नहीं कर सकता एजेंट से कि उसको समझ जानी चाहिए थी इंस्ट्रक्शंस को और उसको दोबारा से उसको समझानी चाहिए। बट व्हेन द इंस्ट्रक्शंस आर एब्सेंट, बिजनेस कस्टम्स को फॉलो करना जरूरी है एजेंट को। तो हो सकता है किसी सिचुएशन पे हमारे प्रिंसिपल ने कोई सजेशन ना दी हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना दी हो, उस टाइम पे कस्टम्स को फॉलो करना है जो कि हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। दिस मीन्स कि एजेंट को सपोज करना है, फॉलो करने हैं कस्टम्स को जो कि प्रेजेंट बिजनेस के लिए जरूरी है, प्रेजेंट बिजनेस सर्कमस्टेंसेस के लिए जरूरी है। दिस इज एप्लीकेबल बिकॉज एक एजेंट को परफॉर्म करना है और वो सारे एक्ट्स कर रहा है जो कि एक प्रिंसिपल को करने थे, प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो बेसिकली उसको सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है तो प्रिवेलिंग कस्टम्स को फॉलो करना है जहां पे उसको काम करना है प्रिंसिपल के बिहाफ पे।
However, अगर कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं फॉर द एजेंट टू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस या फिर कस्टम्स ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट को फॉलो नहीं करना है अगर जो हमारे प्रिंसिपल के ऑर्डर्स हैं वो इलीगल हैं और इमोरल हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले, एक अकाउंटेंट है, वो ऑब्लाइज नहीं है कि वो अपने क्लाइंट के डायरेक्शंस को माने अगर वो क्लाइंट अनएथिकल चीजें बोल रहा है, इलीगल चीजें बोल रहा है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इलीगैलिटी नहीं करनी है। एक केस लॉ पढ़ते हैं, लिली वर्सेस डबल डे। प्लेंटिफ इस केस में वाज लिली एंड डिफेंडेंट डबल डे थे। डबल डे वाज लिलीज एजेंट। तो डबल डे क्या थे? ये लिली है, ये हमारी कौन है? प्रिंसिपल है, और डबल डे इसके एजेंट थे। प्लेंटिफ ने इंस्ट्रक्ट किया डिफेंडेंट को, अपने एजेंट को, कि आप गुड्स को स्टोर करो एट अ पर्टिकुलर वेयरहाउस। प्लेंटिफ ने इंश्योर किया ऑल गुड्स एंड दैट वर हैंडेड ओवर टू द डिफेंडेंट। तो सारे गुड्स जो भी उन्होंने हैंड ओवर करे थे अपने एजेंट को, उन्होंने वो इंश्योर करे थे। हाउएवर डिफेंडेंट स्टोर्ड द पार्ट ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स एट अ डिफरेंट वेयरहाउस व्हिच वाज आल्सो सेफ। Other part of the goods were kept at different warehouses which were destroyed because of the fire. Plaintiff lost the insurance benefit due to the change in place of storage. क्योंकि उसने उस जगह पे स्टोर नहीं किया जहां पे प्रिंसिपल ने बोला था, प्रिंसिपल का नुकसान हो गया। इस प्रोसेस में there was no negligence by the defendant. Should the defendant pay for the value of destroyed goods? क्या बात हुई, क्या बोला गया कि डिफेंडेंट लाइबल था कि वो पे करे क्योंकि उसने डिफेंडेंट ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और उसने लिली के कंसेंट के बिना गुड्स को किसी और जगह पे रखा। लिली कौन हुई? प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना गुड्स को किसी और जगह पे रखा। इवन दो डिफेंडेंट ने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया था, बट उसने क्या किया था? उसने फॉलो नहीं करे थे इंस्ट्रक्शन, जिसके कारण ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसीलिए डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया गया। अब पढ़ते हैं पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल एंड अनदर का केस। इसमें क्या हुआ? प्लेंटिफ हैड केप्ट द गुड्स इन अ गोडाउन इन बॉम्बे विद द पेंडिंग रिसीट ऑफ परमिट फ्रॉम द डिफेंडेंट्स। बिफोर डिस्पैचिंग ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द बिग एक्सप्लोजन इन बॉम्बे हार्बर। All the goods were uninsured. Plaintiff को compensation मिला 50% of the damages for the uninsured goods according to the Bombay Explosion Compensation Ordinance, जो कि 1944 में पास किया गया। एजेंट ने क्लेम किया that they had the right to be indemnified by the defendants for the recovery of the remaining 50% of the goods also. Defendant ने क्लेम किया कि plaintiff had taken the amount for insuring the goods. Therefore, defendant ने आर्ग्यू किया कि plaintiff को पे करने चाहिए सारे damages क्योंकि उनके नेग्लिजेंस के कारण, उनकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण नुकसान हुआ है। इशू जो आया वो क्या आया कि जो damages are plaintiff liable to pay to the defendants for the failure to insure the goods which were destroyed. तो क्या plaintiff को damages देने चाहिए क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराई इन गुड्स की? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्टी इन ब्रीच शुड मेक कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि रिजल्ट करते हैं हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन को भी समझाया। सो द काउंटर क्लेम गिवन बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ वाज डिसमिस्ड, और क्या बोला गया कि एजेंट लायबल है कि वो कॉम्पनसेट करे। एक और ड्यूटी है हमारे एजेंट की कि वो सारा का सारा पैसा जो भी उसने रिसीव किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो रेमिट करे। ये कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 218 में ये बात लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने अपॉइंट किया है बी को एज एन एजेंट, तो ए प्रिंसिपल हो गया और उसने बी को एजेंट की तरह माना है, और वो सेल करता है कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज जो कि बिजनेस शॉप के अंदर रखी गई हैं, और गिवन टास्क एजेंट को बाउंड है कि वो सेल करे गुड्स को कॉस्टिंग 25,000, बट ड्यूरिंग द डील्स एजेंट वाज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर्स ऑफ 30,000। तो ऐसे केस में एजेंट को वो सारा का सारा पैसा रेमिट करना है, किसको? हमारे प्रिंसिपल को, और उसको अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं। अब ऐसे ही केस में श्री कोंथालाल वेंकटा रमन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि डिसाइड किया गया 24 अक्टूबर 1968 में, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने क्या बोला कि कोंथालाल जो कि एजेंट थे, who was enjoying a profit of 10,000 that was received by the agent on the principal needs to be repaid by them to the principal। तो बेसिकली उसको सारे के सारे पैसे को रिमिट करना है, उसको अकाउंट्स को मेंटेन करना है, और उसको कोई भी हेर फेर नहीं करनी है। एक और केस है शिवराम गोविंद दर्शने वर्सेस विश्वनाथ गोविंद दर्शने, जो कि 28 सितंबर 1955 में हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया कि 10,800 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 108 पर्सन ऑफ द विलेज के अंदर। इन द प्लेंटिफ्स अकाउंट 600 रुपए वर देयर, बट द रिस्पोंडेंट्स वर्कड हियर एज एन एजेंट एंड रिसीव्ड प्लेंटिफ सम, and it was held in the courtroom that the respondent is now liable to pay 600 रुपए to the principal as the sum was received on his behalf। तो आप लोगों ने आज के सेशन में क्या पढ़ा कि कुछ कुछ ड्यूटीज हैं हमारे एजेंट की। तो जब एजेंट को कुछ राइट्स दिए हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़े थे, तो एजेंट्स की कुछ ड्यूटीज भी होंगी, और उनको इन ड्यूटीज का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर वो इन ड्यूटीज का पालन नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको अवॉइड करना है कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को।
ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा इसको सेक्शन 215 एंड 216 में। उसके बाद उसको सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना है और उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है हमारे प्रिंसिपल को कि वो कभी भी आके इंस्पेक्ट भी कर सकता है अकाउंट्स को, ठीक है। उसको इन सबको मेंटेन करके रखना है। उसको रीजनेबल केयर एंड स्किल को रखना है जब वो काम करे, और अगर उसको लगता है कि उसको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसको उसकी हेल्प भी लेनी चाहिए। उसके बाद उसको अपनी ड्यूटीज को फर्दर डेलीगेट नहीं करना है, नॉट टू डेलीगेट सब एजेंसी नहीं अलाउड है। सब सेक्शन 190 से लेके 195 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो कि हमारा कौन देता है? हमारा प्रिंसिपल देता है, या फिर जो कस्टम के हिसाब से है। 211 में ये लिखा है। उसको रेमिट करना है कोई भी सम अगर उसको मिला है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, डिसऑनेस्ट एक्ट नहीं करना है, और रीजनेबल केयर और प्रूडेंट पर्सन की तरह उसको काम करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हम लोगों ने बात करी है ड्यूटीज ऑफ एजेंट की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया हो। काफी सारे केस लॉस को मैंने इसमें इंक्लूड किया था जिससे कि कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोगों को अब क्या करना है? पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करके आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिलेक्ट करना है, और आपको वहां पे जाके लेक्चर्स दोबारा देखने को मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हो क्विज के फॉर्म में। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन किया हो जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप लोग हमारे लॉ के अपडेट्स देख सकते हो। तो इसके बाद अब हमारा एक टॉपिक और रहता है जहां पे हम बात करेंगे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जब थर्ड पर्सन के साथ होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। वो खत्म करके हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करेंगे, और उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा जहां पे हम डील करेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड जल्द मिलते हैं आने वाले मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स।